कुछ मिनटों में इन लोगों के साथ जो कुछ हुआ, आप और हम उसका एहसास भी नहीं कर सकते। बस कांप जाते हैं जब इस बारे में सोचते हैं कि इनके साथ क्या हुआ होगा, जलकर कैसे खाक हो गए होंगे, कितने सपने, कितनी खुशियां लेकर इन्होंने उड़ान भरी होगी। टेक ऑफ के पहले इनके दिमाग में क्या क्या होगा, और जब टेक ऑफ सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था 600 फीट तक, हालांकि ये कुछ मिनटों की बात है, तब तक इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। और अचानक से कुछ ही पलों में ये विमान ज़मीन पर आ गिरा और सब कुछ जलकर खाक हो गया। जलकर खाक हो गए सारे सपने, जलकर खाक हो गए बहुत से ऐसे अपने जिनके पीछे पूरा का पूरा परिवार रोता बिलखता वो छोड़ गए। राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू कंवर की कहानी को लीजिए। अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। उनके पति वहाँ डॉक्टर हैं। खुशबू की शादी सिर्फ 4 महीने पहले, जी हाँ सिर्फ 4 महीने पहले 18 जनवरी को हुई थी। उदयपुर के मार्बल व्यवसायी संजीव मोदी का बेटा शुभ और बेटी शगुन भी प्लेन में सवार थे। वो लंदन घूमने जा रहे थे। वैभव और जीनल 30 मई को परिवार की एक शादी में शामिल होने के लिए अहमदाबाद आए थे। शादी की रस्में पूरी करने के बाद दोनों लंदन लौट रहे थे। सबके सपने खो गए, जलकर खाक हो गए। अब बचा है तो राख, मातम और सन्नाटा। और दुख और दर्द की ये कथा अब अनंत कथा बन गई है, क्योंकि कथाएं बहुत सारी हैं और ये कहानियां नहीं है, ये हकीकत है जो हम सबके सामने है। लेकिन आने वाले लंबे समय तक ये कहानियां निकल कर सामने आती रहेंगी। बहुत सारे सपने चकनाचूर हुए। गांधीनगर में रहने वाले गौरव ब्रह्म भट्ट, उनकी कहानी भी ऐसी है। लंदन की एक दवा कंपनी में ये जॉब करते थे। गौरव पत्नी कल्याणी के साथ लंदन जा रहे थे, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। इनके 2 बच्चे, 16 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। दोनों बच्चे अहमदाबाद में ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। गौरव 3 बहनों के इकलौते भाई थे। गुजरात के बनासकाठा के कमलेश भाई चौधरी पत्नी धापूबेन के साथ लंदन जा रहे थे। कमलेश ब्रिटेन में ही जॉब करते थे और शादी के लिए पिछले 5 महीनों से गांव में थे। दोनों की शादी को 4 महीने ही हुए थे और अब पति पत्नी ब्रिटेन जा रहे थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। इस दुख दर्द की अनंत कथाएं हैं। अभी तक आप क्रैश के कितने एंगल हैं, क्यों ये हादसा हुआ, इस पर कई एनालिसिस, कई बातें सुन रहे हैं। वो भी कहानियों से कम नहीं लगती हैं, क्योंकि सब अपने अपने ऑप्शंस रखते हैं। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आ जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके दिमाग में आ रही हैं। हालांकि अब जब ब्लैक बॉक्स की जानकारियां हों या अन्य जानकारियों के माध्यम से सटीक जानकारियां सामने आएंगी, तब स्पष्ट हो पाएगा आखिर हुआ क्या था। लेकिन इस सब के बीच में एक बात तो साफ है कि बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारे परिवार इस हादसे में खत्म हो गए। ये अब तक का सबसे भीषण, सबसे भयावह हादसा है। पायल खटीक की कहानी को देखिए। उनका बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था। लंदन के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में MBBS में एडमिशन लेने जा रही थी। वो अपने परिवार के साथ गुजरात के हिम्मत नगर में रहती थी, लेकिन मूल रूप से उदयपुर की निवासी थी। पढ़ाई को लेकर उनमें ज़बरदस्त उत्साह था और ये उनका पहला विदेश दौरा था। फ्लाइट नंबर AI 171 क्रैश के कितने एंगल क्यों ना हो, जांच में हादसे की वजह भी पता चल जाए, लेकिन जिसकी जान चली गई, जिसके सपने चले गए, जिसका परिवार टूट गया, ये सब कुछ लौटकर कभी नहीं आने वाला। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है कि इनके सपने खो गए। जो मौत है, वो मौत कितनी दर्दनाक है, इसका अंदाज़ा लगाइए। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान से सब कुछ राख हो गया। किसी को पहचाना नहीं जा सकता है। DNA टेस्ट के जरिए जानने की कोशिश की जा रही है कि कौन किसका सगा है। ये जितनी कहानियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनका शरीर भी अब पहचाना नहीं जा सकता है। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है सिवाय इसके कि उनके परिजनों के साथ उनके DNA का मिलान किया जाए। ज़्यादा तापमान की वजह से राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलात आई। यहाँ पर इंसान तो इंसान, पक्षी हों, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, किसी को भी मौका नहीं मिला कि वो अपने आप को बचा पाए। पक्षियों के और जानवरों के यहाँ पर आपको ऐसे जले हुए शव मिलेंगे। एयर इंडिया के विमान में करीब 1.25 लाख लीटर ईंधन था। यानी इतने ईंधन के साथ जब विमान इस हॉस्टल पर गिरा तो एक बम की तरह गिरा था।
और बम का धमाका इतना भयानक था कि आसपास, हालांकि खाली इलाका है जिस जगह पर ये हॉस्टल पर गिरा है, ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या पायलट ने अपनी सूझबूझ से इस इलाके में इसको लेकर आया, क्योंकि ये घनी आबादी में गिरता तो शायद ये और भीषण हो सकता था, क्योंकि आग की लपटें इतनी विकराल थीं, ये धमाका इतना ज़बरदस्त था कि आसपास के इलाके में दूर दूर तक सुनाई दिया और लोग भागे भागे यहाँ पर आए। लेकिन जितनी जगह पर यह गिरा उसकी चपेट में जो कुछ आया सब कुछ जलकर खाक हो गया। अब कुछ सीक्रेट्स भी हैं, जैसे हम देखते हैं 11A सीट पर बैठने वाले विश्वास का बच जाना, और ये चौंकाने वाला सीक्रेट भी सामने आता है कि 2 विमान हादसे, एक ही सीट कैसे बची 2 यात्रियों की जान। ये 11A सीट नंबर जो है 12 जून 2025 को विश्वास कुमार रमेश, इनके बारे में आप जानते हैं, खूब चर्चा का विषय, प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात की, इनका सीट नंबर है 11A। लेकिन 27 साल पहले थाई स्टार रुआंगसाक जेम्स भी इसी सीट पर बैठे थे, 11A। ये नंबर, थाई स्टार की सीट का नंबर भी 11A ही था। 1998 की मैं बात कर रहा हूँ, थाई एयरवेज विमान हादसे में वो बाल बाल बच गए थे। और आपको ये भी बता दूं कि इस भीषण हादसे में 101 लोगों की जान चली गई थी। अहमदाबाद लंदन फ्लाइट क्रैश की खबर सुनकर जेम्स ने खुलासा किया, बताया मेरी एयर इंडिया फ्लाइट में भी चमत्कार हुआ। और ये 11A जो है अब चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा का विषय एक और चीज़ बनी है कि क्रैश में कैसे बचा एक पैसेंजर। बहुत लोग इस पर बहुत बातें कर रहे हैं। रमेश विश्वास कुमार जो हैं, इनकी सीट थी 11A, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित इसी वजह से मानी जाती है कि यहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाता है। और रमेश विश्वास ने भी जो बात बताई है वो ये है कि उन्हें मौका मिल गया, वो देख पा रहे थे लोग बेहोश पड़े हुए हैं, वो अपने भाई को भी देख पा रहे थे, लेकिन उन्हें यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल गया, ऐसा उनका कहना है। खैर, उनकी कहानी अभी और सामने आएगी, अभी तो उनको काफ़ी चोटें हैं, अस्पताल में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात की है, जब वो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे तो शायद उस मंजर को जितना भी उन्हें याद है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि वो बेहोश हो गए थे, तो उन्हें कितना याद रहता, कितना बता पाते हैं, इसका सभी इंतजार करेंगे। अब ये विमान आग का गोला क्यों बन गया, एक बम की तरह क्यों फटा, और आसपास के पूरे इलाके में आग ही आग क्यों देखने को मिली? दरअसल बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये बड़ा विमान लंबी दूरी के लिए जा रहा था, लंदन तक जा रहा था, तो 1,27,000 लीटर ये इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। दिल्ली से लंदन जा रहे विमान में 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल था। दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की ज़रूरत होती है, लेकिन रिजर्व फ्यूल के तौर पर भी 30% जेट फ्यूल रखना ज़रूरी होता है, इसलिए इन्हें अपनी फुल स्ट्रेंथ में इसका फ्यूल था, रिजर्व फ्यूल भी इसमें था। आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, यानी जिसको आप कहते हैं कि ज़रा सी चिंगारी इसको आग के शोले में तब्दील कर देती है। इतना फ्यूल लेकर जब विमान टकराया तो उसके बाद एकदम से जो आप धमाका देखते हैं, ऐसा लगता है कोई बड़ा बम फट गया हो, कोई ऐसा धमाका हुआ हो जो किसी युद्ध भूमि पर भी देखने को ना मिलता हो। इसकी वजह ये फ्यूल कैपेसिटी थी, क्योंकि फ्यूल इतना ज़्यादा था, और जैसे ही ये फ्यूल यहाँ पर ज़मीन पर जैसे ही टक्कर होती है प्लेन की, उसके बाद में फटता है और हर तरफ आग ही आग, दूर तक ये आग देखने को मिलती है। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से जो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो आग का गुबार, वो धुएं का गुबार कितना बड़ा है। हवाई हादसे में जो दिग्गज गए हैं वो भी उनके बारे में बता देते हैं, क्योंकि 12 जून 2025 का ये जो हादसा है ये इतिहास में लिखा गया है। हम सब जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो हैं वो इसमें नहीं रहे, और विजय रूपाणी इस फ्लाइट में सवार थे, ये बात स्पष्ट हुई। फिर उनकी मौत की जब पुष्टि हुई तो उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी काफ़ी इसको लेकर बहुत निराशा का माहौल देखने को मिला। विजय रूपाणी बड़े नेता थे, 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। 24 जनवरी 1966 को महान भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की भी इसी तरह मौत हुई थी। ये कुछ ऐसे मैं आपको नाम बता रहा हूँ जो बड़े बड़े चेहरे विमान हादसों में गए हैं। होमी जहांगीर भाभा की मौत हुई, इसी तरह संजय गांधी का भी जिक्र आता है, आपको याद होगा। 23 जून 1980 की ये घटना है। कांग्रेस नेता इंदिरा गांधी के पुत्र और राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री जो है उनके बेटे थे संजय गांधी, अपने समय पर बड़े चर्चा में रहे हैं। उनकी मौत को लेकर बहुत सारी कहानियां किस्से चलते हैं, लेकिन ऐसी एक हवाई दुर्घटना में वो मारे गए थे। 23 जून 1980 को ये हवाई दुर्घटना हुई थी जिसमें उनकी मृत्यु हुई थी। एक और ऐसा, हालांकि ये पायलट थे, ऐसे ही माधवराव सिंधिया, वो खुद भी जानते थे प्लेन उड़ाना। और 30 सितंबर 2001 की ये घटना है। माधवराव सिंधिया की जो मौत की घटना थी ये बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि बड़े ही उस समय के प्रभावशाली नेता थे। कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की विमान दुर्घटना में ही मौत हुई थी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले नागरिक उड्डयन मंत्री भी रह चुके हैं, उनके ही पिता थे और बहुत छोटे थे उस समय पर जब ये हादसा हुआ था माधवराव सिंधिया के साथ में। कानपुर जाने के लिए 10 सीट वाले एक निजी विमान में वो सवारी कर रहे थे। यूपी में मैनपुरी के पास ख़राब मौसम के कारण उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और माधवराव सिंधिया भी उड्डयन मंत्री रह चुके थे, तो उनकी भी इसी तरह से मृत्यु हुई थी। एक और नाम आपको याद होगा, इसी के ठीक बाद की ये घटना थी, जीएमसी बालयोगी, क्योंकि ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, बहुत चर्चित नाम रहा है एक समय का। 3 मार्च 2002 की ये घटना है और ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो हैं इसी तरह एक दुर्घटना में मारे गए थे। तेलुगु देशम पार्टी के नेता थे। 3 मार्च 2002 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम से ये आ रहे थे। हेलीकॉप्टर कृष्णा जिले के केकालूर के पास तालाब में गिर गया था। एक और नाम आता है, ये भी बहुत पुरानी घटना नहीं, ठीक इसके बाद की, के सोमैया, आप जानते होंगे 17 अप्रैल 2004 की ये घटना है। और सौंदर्या, अमिताभ बच्चन के साथ भी इन्होंने काम किया है और सूर्यवंशम में ये थी, तो इनका भी नाम बड़ा आता है। मशहूर दक्षिण भारतीय अभिनेत्री रही, इनकी भी मौत हुई थी। 17 अप्रैल 2004 को हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हुई थी। सूर्यवंशम फिल्म की अभिनेत्री बेंगलुरु से करीमनगर जा रही थी। एक वाई.एस. रेड्डी साहब का नाम आता है, क्योंकि ये तो बड़े प्रभावशाली नेता आंध्र प्रदेश के रहे हैं। उनके बेटे अब सियासत की बागडोर संभाल रहे हैं, उनके नाम पर पार्टी बनाई गई। वाई.एस. रेड्डी जो हैं 2 सितंबर 2009 को ये मुख्यमंत्री थे, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे राजशेखर रेड्डी, वाई.एस. राजशेखर रेड्डी। और 2 सितंबर 2009 को हेलीकॉप्टर हादसे में खराब मौसम के कारण नल्लामाला जंगल में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी। एक और नाम है, अरुणाचल प्रदेश के नेता हैं दोरजी खांडू का। 30 अप्रैल 2011 की ये घटना है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भी दोरजी खांडू साहब, इनकी भी मौत हुई थी। तवांग से ईटानगर इनका हेलीकॉप्टर जा रहा था और उस दौरान इसी तरह से ख़राब मौसम की वजह से इनका हेलीकॉप्टर जो है वो ख़राब मौसम की चपेट में आया और तवांग से ईटानगर जाते हुए एक दुर्घटना में इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ये कई बड़े नाम हैं, लेकिन एक बड़ा झटका लगा था। आपको याद होगा कि ये चर्चा का विषय रहा था सीडीएस जनरल बिपिन रावत। उनका नाम बहुत चलता था। सीडीएस एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, और सीडीएस की जो पोस्ट बनाई गई थी उसकी वजह से भी बिपिन रावत बहुत चर्चा में आए थे। लेकिन बहुत ही दुखद घटना हुई थी और ये बहुत पुरानी घटना नहीं है। 8 दिसंबर 2021 की ये घटना है। भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती रहीं, लेकिन ये भी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना थी। 8 दिसंबर 2021 को ये दुर्घटना हुई थी। इसमें जनरल रावत की मौत हो गई थी। तमिलनाडु के कुन्नूर के पास की घटना है। वो अपनी पत्नी और 11 अन्य लोगों के साथ सुलूर से वेलिंगटन जा रहे थे और उस दौरान ये घटना हुई थी। ये कई बड़े चेहरे हैं, लेकिन देखिए क्या ख़ास क्या आम, ये तो आता ही है। लेकिन जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के इस दुर्घटना में मारे गए, वर्तमान दुर्घटना में, उसके बाद एक बार फिर कई बड़े चेहरे हमें याद आते हैं जो अलग अलग दुर्घटनाओं में इसी तरह हवाई यात्राओं के दौरान जिनकी मौत हुई या दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से जो असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। अब इस विमान हादसे को लेकर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लगातार लोगों के सवाल हैं, बहुत सारी बेचैनी है, लोग जानना चाहते हैं कि कैसे जांच पड़ताल आगे चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है और कई कमेटीज़ इस पर काम कर रही हैं। और जैसा होता है आमतौर पर इन तमाम घटनाओं के बाद में हम देखते हैं कि इस पर कुछ दिन तक शोक रहता है, सब लोग इस पर
शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर राजनीति भी इस पर शुरू होने लगती है। अब विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, यहाँ तक कि उड्डयन मंत्री का इस्तीफा मांगते हुए विपक्ष के कई नेता दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में किस तरह से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, क्या कुछ चल रहा है, इसकी जानकारी खुद नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने दी है। हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। विमान हादसा बहुत दुखद घटना है, विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सही वजह जो है वो ब्लैक बॉक्स से ही पता लगेगी और ये उड्डयन मंत्री ने भी कहा है। सभी पहलुओं की जांच हो रही है, इसमें जितने भी एंगल हैं, देखिए अलग अलग एजेंसीज हैं, कोई कहता है तकनीकी मामला हो सकता है, कोई कहता है कम्युनिकेशन का मामला हो सकता है, फ्यूल का मामला हो सकता है, कहीं किसी तरह का कोई टेररिस्ट थ्रेट तो नहीं था, कोई और वजह तो नहीं थी। सारी एजेंसीज इस पर काम करेंगी और ब्लैक बॉक्स से इसमें एग्जैक्ट जानकारी मिलेगी कि उस समय पायलट को पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई, प्लेन के भीतर क्या कुछ चल रहा था। इन सब को एनालाइज करने के बाद में ये जानकारियां सार्वजनिक की जाएगी, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अदरवाइज़ ये लोगों के जहन में भी आ रहा है और विपक्ष खास तौर पर, आज मैं सुबह से जब से बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया तो बताया क्यों नहीं जा रहा है कि आखिर क्यों हुआ है। तो इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़ा समय लगता है। बहुत सारी एजेंसीज जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो सब एक जगह पर बैठकर रूल आउट करती हैं सारी सिचुएशंस को और फिर जो ठीक वजह सबको लगती है उस वजह को सामने रखा जाता है। और ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल ठीक वजह ब्लैक बॉक्स से और अन्य, क्योंकि अत्याधुनिक प्लेन था तो इसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध होगी, उससे मिल पाएगी। AAIB भी मामले की जाँच कर रही है, उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। बोइंग 787 में अतिरिक्त जाँच के आदेश भी दिए गए हैं, यानी जो अभी चल रहे हैं उड़ान भरने वाले हैं उनके लिए भी अतिरिक्त जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फॉरेंसिक मेडिकल की टीम भी जांच में जुटी हुई है, हादसे रोकने के लिए काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में ऐसा कोई हादसा ना हो। इस हादसे की वजह क्या थी? ऐसी कोई कमी तो नहीं जिसको हम नज़रअंदाज कर गए हैं और कभी भविष्य में इस तरह की कोई घटना होगी तो क्या कैसे उसको रोका जा सकता है, ये बहुत महत्व का विषय है। इसीलिए अब ये अतिरिक्त चेकिंग की बात जो बोइंग के लिए कही गई है, 787 के लिए कही गई है, वो बहुत महत्व का विषय है। देखिए यूँ तो बहुत सारे सवाल हैं जो हम सबके सामने हैं। अब इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय का जो बयान आया है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट से हम लगातार बात कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान है कि 650 फीट के बाद विमान नीचे आने लगा, जो कि तस्वीरों में या वीडियोस के जरिए भी हमने देखा है। पायलट ने मेडे कॉल किया था, इमरजेंसी की सूचना दी थी और ये जो मेडे कॉल होता है ये अल्टीमेट इमरजेंसी के लिए दिया जाता है कि विमान अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। 1:40 पर यह दुर्घटना हुई। 1:38-1:39 पर ही उठा था ये विमान और 2 मिनट के अंदर एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर ही यह हादसा हुआ था, बिल्कुल नज़दीक में। और एयरपोर्ट से ही जो आप जितने वीडियोस देख रहे हैं वो एयरपोर्ट से रिकॉर्ड किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतनी दूरी पर था कि जहां से आप रिकॉर्डिंग कर पा रहे हैं। दुर्घटना के बाद रनवे को बंद किया गया था, एयरपोर्ट को बंद किया गया था, लेकिन बाद में इसको ओपन कर दिया गया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एक निर्णय लिया गया था उस समय पे। तो कई और कहानियां हैं। अब ऐसी ही कुछ कहानियों को मैं दोबारा रखता हूं जो शुरुआत में मैंने आपके सामने रखी थी, जैसे कि एक आखिरी फ़ोन कॉल। कई लोग जब फ्लाइट में बैठते हैं तो अपने माता पिता को जानकारी देते हैं। मैं भी आमतौर पर ये करता हूँ। मेरी माँ का भी फ़ोन जो है वो हमेशा फ़्लाइट की सवारी करते हुए और उतरने का समय पता होता है तो तुरंत आता है, इतनी बेचैनी होती है। बाय माँ, आखिरी फ़ोन कॉल ये इस फ्लाइट से हुआ, क्योंकि जिसने भी अपनी माँ को फ़ोन किया होगा वो आखिरी कॉल होगा। माँ लौट कर बात करती हूँ, वो आखिरी कॉल। माँ मैं लंदन की फ़्लाइट में हूँ, फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, बाय मैं लौट कर बात करती हूँ। ये जो सारी बातें हैं ये मनीषा थापा ने कही, एयर होस्टेस थी, पटना की एयर होस्टेस है मनीषा थापा। इनकी भी मौत इसमें हो चुकी है। मनीषा ने माँ को आखिरी कॉल किया था, मनीषा चली गई, अब वो नहीं लौटेंगी। ये उनका आखिरी कॉल था। एक हादसा ज़िंदगी भर का दर्द उनकी माँ को और पूरे परिवार को दे गया। और मनीषा की अकेले की कहानी नहीं है, ये कहानी बहुत सारे लोगों की, जैसे हर्षित और पूजा। पिता को सरप्राइज़ देने आए थे हर्षित और पूजा, 2 साल बाद लंदन से बिना बताए भारत लौटे थे। 15 दिन पहले ही दोनों अहमदाबाद आए थे। हादसे ने सब कुछ छीन लिया। ये खुशियाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्चे जो अपने पिता को सरप्राइज़ देना चाहते हैं, अचानक से विज़िट करते हैं, पिता खुश भी हुए होंगे। जब ये वापसी करते हैं तो भी भारी मन से भेजा गया होगा इनको, लेकिन ये आखिरी मुलाकात होगी, ये किसने सोचा था? और कितना जीवन भर का ये दर्द है, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। परिजन अब भी शव का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि DNA जांच पड़ताल होगी, उसके बाद ये शव मिल पाएंगे। यानी अब उनकी लाश को लेने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए लंबा इंतज़ार है। पायल खटीक की कहानी जो हमने आपको बताई भी है, पायल खटीक की कहानी और आपको थोड़ा सा विचलित कर जाएगी, क्योंकि पहली उड़ान थी उनकी और ये आखिरी उड़ान बनी उनकी।
रिक्शा चालक की बेटी हैं और कितने सपने देखे होंगे, कितनी मेहनत की होगी इस उड़ान के लिए। अधूरी उड़ान रह गई। रिक्शा चलाकर बेटी को पढ़ाया। नौकरी के लिए लंदन जा रही थी पायल। पायल राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली थी। हिम्मतनगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके पिता रिक्शा चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। पायल की मौत के बाद उनके घर पर मातम पसरा है। हालांकि इसमें देखिए मुआवजा मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद में इस कमी को कोई नहीं भर सकता है कि पायल को लेकर उनके परिवार के क्या सपने होंगे। पूरा परिवार उनकी इस उपलब्धि को किस तरह से ले रहा होगा, आने वाले समय में भविष्य में क्या क्या उनके लिए रखा होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बोझ देकर जाती हैं। इस पर आप कितना ही सोच लें, उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे जो इस परिवार पर, इस पिता पर, जो रिक्शा चलाकर अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, उस पर बीत रहा होगा। उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और नाम है सुमित सभरवाल का, कैप्टन सुमित सभरवाल। इनका रिटायरमेंट होने वाला था। बहुत लंबा गहरा अनुभव, 8000 घंटे से ज़्यादा इन्होंने फ़्लाइट चलाई है। मेडे कॉल इन्हीं का था। सुमित सभरवाल जो हैं बहुत ही अनुभवी 60 साल के पायलट थे, कैप्टन सुमित सभरवाल। उनकी भी मौत इसमें हो गई है। वो बड़ा चर्चा में रहे क्योंकि उन्हीं का कॉल, उन्हीं के हाथ में कमांड थी और उन्होंने जब ये बोला कि ये विमान मेरे कमांड में अब नहीं है, मेडे कॉल उन्हीं ने दिया था, सुमित सभरवाल ने, तो उनकी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। सुमित सभरवाल का गहरा अनुभव था। एक और बात देखने वाली है कि देखिए कोई बहुत बड़ी आबादी पर जाकर, हालांकि कई डॉक्टर्स मारे गए हैं, एक हॉस्टल पर, मेडिकल हॉस्टल पर जाकर ये विमान गिरा है, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या ये इमीडिएट इसको उन्होंने लैंड करवाया या ये जो क्रैश लैंडिंग हुई है ऐसी जगह पर हुई जहां पर बहुत बड़ी आबादी नहीं हो। आप अंदाज़ा लगाइए अहमदाबाद के किसी और भीड़ भाड़ वाले इलाके में या किसी घनी आबादी वाले इलाके में ये क्रैश लैंडिंग होती तो मंजर क्या होता। वही 1.25 लाख लीटर जो फ्यूल था, जो बॉम्ब की शक्ल में था, और इतना बड़ा बॉम्ब था कि आसपास के जितने पेड़ जानवर थे वो सब उसकी चपेट में आ गए। सड़क पर चलने वाले लोग तक जिसकी चपेट में आ गए। इतनी खतरनाक हादसे में सुमित सभरवाल ने क्या बचाया है और क्या किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ है कॉकपिट में, ये सारी चीज़ें हैं जो अभी जांच का विषय है, सामने आएंगी। लेकिन जितनी फैटर्निटी है पायलट्स की, एविएशन इंडस्ट्री की, वो सभी सुमित सभरवाल को जानते थे। और एयर इंडिया का ये भी कहना है कि हमने अपने सबसे काबिल पायलट को खो दिया है। इस बात का उनको दुख है। सुमित सभरवाल को एयर इंडिया भी इस तरह से याद कर रहा है। इसी तरह से कई और कहानियां हैं। डॉक्टर, पति पत्नी और 3 बच्चों की आखिरी सेल्फी, ये सबसे ज़्यादा लोगों को विचलित कर गई, खूब वायरल हो रही है। आप लोगों ने भी इसको खूब देखा होगा। पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। कल भी मैंने इसकी बात की थी। बांसवाड़ा का जोशी परिवार है ये, और बहुत ही युवा परिवार। देखिए ये वो समय होता है जब आदमी को लगता है कि हाँ अब मैं अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहा हूँ। ये वो समय होता है, जैसे प्रतीक जोशी 45 साल के थे, कोनी व्यास जो उनकी पत्नी है 40 साल की थी। ये जीवन में संघर्ष को अभी तक करते करते आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ के बाद आप सोचना, एक स्थिरता पाते हैं और आपको पता होता है कि अब जीवन में हमको आगे ये सब कुछ करना है। और कोनी व्यास और प्रतीक जोशी कुछ इसी सपनों के साथ में, नकुल, मिराया, प्रद्युत, 5 साल का नकुल है, मिराया 8 साल की, प्रद्युत 5 साल के, अपने इन 3 बच्चों के साथ जा रहे थे। उनकी सेल्फी, बहुत से लोग एआई से उनके वीडियोस जनरेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें सबको विचलित कर गई। ये आखिरी सेल्फी साबित हुई। पूरा परिवार इस हादसे में ख़त्म हो गया है। इसी के साथ इनके सपने, इनका भविष्य, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इतना क्षणभंगुर है ना ये जीवन, हम सबको सोचने को मजबूर करती है ये घटना। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। किसी के साथ ना हो, हम सभी ये सोचते हैं। हम सब डर जाते हैं जब भी इस तरह के हादसों के बारे में सुनते हैं। लेकिन फिर भी अब बड़े सवाल बरकरार हैं। बड़ा सवाल यही है, हादसा क्यों हुआ? ऐसा हादसा दोबारा ना हो के लिए हम क्या कर सकते हैं? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कैसे जिम्मेदारी तय होगी? इस पर राजनीति होती रहेगी, बहुत सी बातें हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो होना था हो गया। कई सारे सपने ख़त्म हो गए, खाक में मिल गए। ये उड़ान आखिरी उड़ान साबित हुई।